हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस YouTube चैनल पर। 1.1 को पहले के 2 वीडियो और 1.2 के भी हम 3 तक के जो प्रश्न हैं वो इससे पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं 4, 5, 6 तो इनको हम कवर करेंगे, इनको हम सोल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशंस देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। हम जिस बुक को अभी सोल्व करने में लगे हुए हैं ये है 10th क्लास की NCERT की बुक, जो कि अभी नया कोर्स लागू हुआ है इसी साल 10th के लिए। 9th में पिछले साल ही ये चेंज हो चुका था, तो इसके सॉल्यूशंस करने में अभी हम लगे हुए हैं। तो आप लगातार मेरे साथ इसके लिए जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को 1.2 के आगे के प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स देखिए 1.2 का चौथा जो प्रश्न है ये अपने पास में SCF 306 और 657 बराबर 9 है। इसका मतलब यह है कि 306 और 657 का SCF 9 है। तो हमसे पूछा गया है कि LCM इन दोनों का कितना होगा। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। SCF दिया हुआ है, हमें LCM पता करना है, संख्याएं हमारे पास में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने को पता है इससे पहले के प्रश्न में हमने देखा था कि SCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसलिए SCF आपके पास में है 9 और LCM की जगह पर हम LCM लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 306 इंटू 657 या LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 ये 9 आ जाएगा, नीचे इधर गुणा हो रहा है तो इधर इसका लग जाएगा भाग। 9 का भाग 306 में भी जाएगा और 657 में भी जाएगा, क्योंकि इसका SCF है तो किसी भी एक में हम भाग दे सकते हैं। जैसे 306 में हम लगा लेंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार गया, यहाँ से 3 बच गया, 3 में 6 मिला 36 हो गया, 9 चौक 36। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया 34 इंटू 657। तो 657 को हम 34 से गुणा कर लेंगे तो 7 चौक 28 की 8 और हासिल की 2, 5 चौक का 20, 20 और 2 22 की 2, फिर से हासिल की 2, 6 चौक का 24, 24 और 2 26। तो ये तो हमने कर लिया 4 से गुणा, 3 से और गुणा करेंगे तो 3 7 21 की 1 हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 6 3 18, 18 और 1 19। तो ये हो गया अपने पास में 7 और 6 13 की 3 हासिल की, 1 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल की, 1 1 और 1 2, 22,338 आंसर। तो ये है इसका LCM। तो अगर संख्याएं दी हुई हो और SCF दिया हुआ तो LCM हम ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अगर LCM दिया हुआ SCF हमें ज्ञात करना हो तो SCF की जगह SCF रह जाएगा, LCM की जगह पर जो भी संख्या वो आ जाएगी, मतलब LCM का इसमें भाग लग जाएगा। कई बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, कई बार दोनों संख्याओं में से एक संख्या को दे देते हैं और SCF और LCM दे देते हैं। तो क्या करना है, एक संख्या मतलब दोनों संख्याओं को, मतलब एक संख्या को रखना है इंटू, जैसे x मान लिया एक को, और भाग लग जाता है जो संख्या दी हुई है उसका SCF इंटू LCM है। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं में से कोई किसी संख्या को ज्ञात हम कर सकते हैं। तो अलग टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले, इसमें चारों में से कोई भी एक आपको दिया हुआ नहीं है तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने बताया जैसे आप इसको करके दीजिए। अभी हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स पांचवा प्रश्न अपने पास में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 के कोई भी घात लगने पर जो संख्या आएगी तो उसमें एकांक 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसकी हमें जांच करनी है। तो अपने पास में ये 6 की घात n, या हम इसे लिख सकते हैं अगर इसके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो 2 तिया 6, तो 2 इंटू 3 की घात n, या हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात n इंटू 3 की घात n। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अपने पास में हो रहे 2 और 3। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 आना जरूरी है। अगर 5 आएगा तो ही जो संख्या आएगी वो उसका जो एकांक है वो 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 6 का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है। इसमें अभाज्य संख्या 5 नहीं होने के कारण 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस, और ये प्रश्न हमारा फिनिश हो गया है। छठा प्रश्न स्टूडेंट्स, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। इनको हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याएं हैं। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें संख्याएं दी हुई है पहले हम इन्हें सरल करेंगे। तो इस संख्या को सरल करने के लिए हमें देखो 7 को 11 से गुणा करना है, फिर 13 से गुणा करना है। तो 11 × 7 = 77, फिर 77 को अपने को 13 से गुणा करना है। 13 × 7 = 91 की 1 हासिल की 9, फिर से 13 × 7 = 91 और 9 जाएगा 100। तो ये हो गया है 1001 यहाँ तक। इसके बाद में 13 को इसमें जोड़ना है, तो 3 और 1 4, 101। तो ये हो गया 1014। अब 1014 के अपनों को क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड और करने हैं। तो 1014 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। तो देखो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 पंजे 10 और फिर 14 पूरा का पूरा उतर रहा है तो भाग टूट गई, यहाँ पर 0 लगेगी और 2 का भाग 14 में जाएगा। 2 × 7 = 14, 7 बार। अब 507 में देखो 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो 507 में 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, यहाँ से बच गया 2 और 0 20 हो गया। 3 × 6 = 18, फिर 2 बच गया, 2 और 7 27 हो जाएगा। 3 नाम 27। अब 169 आ गया। 169 में स्टूडेंट्स 13 का भाग ही जाता है। 13 का भाग 169 में 13 बार जाता है, फिर 13 का भाग 13 में 1 बार। तो ये हो गया है 2 × 3 × 13 × 13, मतलब कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। इसके बाद में ये तो थी अपने पास में नंबर 1 इसकी। इसके नंबर से गिने 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो 7 × 6 = 42, या इधर से हम गुणा करें 2 एकम 2, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 120। 120 को 6 से गुणा करेंगे, 12 का पढ़ा 6 बार बोल रहा, 12 × 5 = 72, 720। और 720 को हम 7 से और गुणा करेंगे तो 0, 7 × 2 = 14 की 4 हासिल की 1, 7 × 7 = 49, 49 और 1 50। और फिर इसमें अपन इस 1 को 5 को और जोड़ेंगे तो ये हो गया 5045। ये हो गया है 5045। अब 5045 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5045 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का 5 × 4 = 9 और 5 = 14, 14 में भी 3 का भाग नहीं सकते, इसमें 3 का भाग नहीं, इसमें 5 का जाएगा डायरेक्ट। तो 5 एकम 5। फिर इसके बाद में ये 3 अंक में उतारने की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पर 2 आएगी, भाग टूट गई 0, 5 नाम 45। अब 1009 एक ऐसी संख्या है कि इसमें भाग जाता तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार देकर देखते हैं। 9 और 1 10, 3 का तो जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का नहीं जाएगा, 7 का 7 एकम 7। एक बार देखते 7 एकम 7, 3 और 0 हो गया 28, 3 और 0 हो गया 30। तो 7 × 4 = 28 और अपने पास फिर बच रहा है 2, तो 29 में भी 7 का भाग नहीं जाता। 11 का भाग देकर देख सकते हैं हम, 11 × 9 = 99, 1 बच गया, 19 में जाता नहीं। तो मतलब 1009 में किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1009 का तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हो गया 5 × 1009, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड तो हो रहे हैं, मतलब 5 का और 1009 का इसमें भाग जाता है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको उसे हल करना है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के जैसे आपको उसको हल करना, आप आराम से उसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नावली के लिए आप अगले वीडियो तक का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।